छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 7वीं क्लास में तीसरा अध्याय रेशों से वस्त्रों तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने रेशम कीट से उसकी प्यूपा अवस्था से और कोकून से रेशे प्राप्त करने तक की जो क्रियाविधि थी, प्रक्रिया थी, उसका हमने अध्ययन किया था। अब आगे कुछ उससे संबंधित चीज़ आ रही है कि भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में रेशम उत्पादन से संबद्ध मतलब उससे संबंध करता था जुड़े हुए, रेशम उत्पादन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को, विभिन्न माने अलग अलग प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मुझे महिलाओं की जो भागीदारी है ना, भूमिका, उनकी हिस्सेदारी या उनका जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण है। रेशम के कीट के पालन, रेशम कीटों के पालने में कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। किसको कहते हैं? महिलाओं के द्वारा। कच्चे रेशम से और वस्त्र निर्माण तक की जो प्रक्रिया है वो महिला द्वारा ही संपन्न की जाती है। अपने उद्यम द्वारा, यानी अपने उद्यम, यानी उद्यम कहते हैं कार्य द्वारा, अपने मेहनत परिश्रम के द्वारा जो कार्य करती ना वो उद्यम कहलाता है। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, पैसों का जो खर्च है, लेन देन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें वो योगदान देती है। रेशम उत्पादन में, किसमें? रेशम के उत्पादन में चीन जो है वो है पहले स्थान पर है। चीन कहाँ पर है? पहले स्थान पर है। और सबसे पहले रेशम की जो खोज की थी वो भी चीन ने ही की थी, लेकिन उन्होंने कई वर्षों तक इसको छिपा करके रखा, दूसरे लोगों को पता लगने नहीं दिया। भारत में भी प्रथम प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। भारत में भी किसे जो प्रमुख रेशम के उत्पादक देश हैं उनमें भी भारत का नाम प्रमुखता से गिना जाता है। इसके बाद अपना आगे बताया रेशम के जो धागे हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। उसके लिए बताया कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। किससे? रेशम कीट के कोकून, जो रेशम की प्यूपावस्था है, प्यूपावस्था से रेशम जो उसके चारों साइड में लिपट जाता है, कोकून बन जाता है। अब उससे रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया बताए कि कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, जो चारों साइड में प्यूपा के लिपट जाते हैं ना वो रेशे, उनको अलग किया जाता है, उनकी रीलिंग की जाती है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, इनकी इसकी भी वैरायटियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, किस्में होती हैं रेशम की भी, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। ये जो रेशम हैं ये ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन, रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भी भिन्न भिन्न होता है। यानी जो रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होते हैं उनमें उसके धागे का गठन बारीक या मोटा जिस प्रकार है, रुक्षता, उसमें कोई कोमलता है या रूखापन है, और चिकनाई कम है या अधिक है, दिखने में पता लग जाता है उनके बारे में। और चमक, यानी ये जो उनके रेशे हैं वो चमकदार हैं, कम चमकदार हैं। इस प्रकार के भिन्न भिन्न इनकी किस्में होती हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। ये कुछ रेशम की भिन्न है। टसर रेशम है, दूसरा मूंगा रेशम है, कोसा रेशम है, और भी कुछ अलग प्रकार के रेशम हैं जिनके यहाँ नाम नहीं दिए गए हैं। अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा, रेशम के जो कीट होते हैं उनके द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। उन्हीं कोकूनों से जो रेशम प्राप्त होता है वो हैं सब अलग अलग प्रकार के रेशम हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जो
अपने सामान्य रूप से पाए जाने वाला जो रेशम कीट है वो है सहतूत रेशम कीट। यह सहतूत की पत्तियों पर जो इल्लियाँ हैं, जो मादा कीट हैं, वो अंडे देती हैं और अंडे हैं वो इल्ली प्यूपा में बदल जाते हैं और रेशम की पत्तियों को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस कीट से कोकून से इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मतलब रेशम तंतु। फाइबर क्या है? रेशे या तंतु। कोकून क्या है? वह रेशम कीट की वह अवस्था है जब वह अपने चारों ओर रेशम के धागों को लपेट लेता है, तब उसे कोकून कहते हैं। तो कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, कोमल, चमकदार और लचीला, खींचने ने कैसा तो लचीला होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है खींचने पर, लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। अभी रेशे तो प्राप्त हो गए, अब इन रेशों को हम अलग अलग रंगों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा रंग चाहे उस रंग में रंग करके और इनसे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन। रेशम कीट पालन या रेशम कीटों का संवर्धन होता है उसकी सुरक्षा करना, उनको बढ़ाना और उनका पालन करना, ये संवर्धन होता है। भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत का प्राचीन, सबसे प्राचीन तो है चीन का, लेकिन चीन के बाद जैसे हमारे देश के लोगों को इनको पता चला, तब से हमारे देश में भी इसका व्यवसाय शुरू हो गया। भारत व्यवसाय कहते हैं कि व्यापारिक क्षेत्र में व्यावसायिक रूप स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। व्यवसाय के लिए यानी हम उसको बेचने के लिए जो उत्पादन करते हैं वो होता है व्यावसायिक। व्यापार के लिए, व्यापारिक हित के लिए होता है व्यावसायिक स्तर पर क्षेत्र में इसका बहुत अधिक रेशम का हम उत्पादन करते हैं। कौन करता है? यहाँ भारत देश में व्यावसायिक या व्यापार के लिए बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है हमारा देश। अब कुछ रेशम कीटों के जो वस्त्र हैं उनके बारे में हमारे यहाँ पुस्तक में क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप नंबर 3.5। विभिन्न प्रकार के रेशम वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित करके अपनी जो पुस्तिका होती है उस पुस्तिका पर हम उनको चिपकाते हैं। और ये कतरनें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये जो कपड़े सिलते हैं, दर्जी या टेलर जिसे बोलते हैं, उनकी दुकानों से हम इन वस्त्रों को ला करके और क्या करते हैं, इकट्ठा करके और इनको अपने पुस्तिका पर चिपकाते हैं। और अपनी माताजी से या बहन से इनके विभिन्न प्रकार के जो रेशम है, जैसे सहतूत का रेशम है, टसर रेशम है और एरी रेशम है, मूंगा रेशम है और दूसरे किस्म के जो रेशम है उनकी पहचान करनी है। तो भाई हम तो इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो माता बहनें हैं जो इनसे बने हुए वस्त्रों को पहनती हैं वो इनके बारे में जानती हैं। तो इनके टुकड़े लेकर के उनके गठन और उनके बनावट की हम तुलना करते हैं कि जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं उन रेशों को और जो प्राकृतिक रेशे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा क्रियाकलाप 3.6 में दिया है। किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लेकर के इन दोनों को क्या करते हैं, जलाते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली जो गंध है उसको हम पता करते हैं कि उसमें किस प्रकार की गंध आती है और उसमें कोई अंतर है या नहीं है। अब ऊन के एक धागे को जलाते हैं और उससे जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होती है, अर्थात शुद्ध रेशम जैसी होती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि दोनों के जो पदार्थ हैं उनके निर्माण में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी जो जलने की गंध है वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्रियाकलाप अगला अपना 3.7 में दिया है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, जो हमने आपको 4 अवस्थाएं पिछले उसमें कल की क्लास में बताया था कि पहली जो अवस्था है सहतूत की पत्तियों पर जो रेशम कीट है, मादा कीट है, वो अंडे देती हैं। उसके पश्चात दूसरी हैं जो रेशम कीट जो अंग्रेजी के आटे के समान की स्थिति होती है। उसके पश्चात जब कीट अपने चारों ओर अपने द्वारा स्रावित होने वाले रेशों को चारों ओर लपेट लेता है तो उसकी एक गोलाकार स्थिति से बन जाती है जिसे हम कोकून कहते हैं। और कोकून
एक विकसित अवस्था होती है, और जब कोकून विकसित हो जाता है तो उसको हम गर्म धूप में या गर्म भाप में उन रेशों को अलग कर लेते हैं और उन रेशों को रीलिंग कर करके और इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उससे हम मन चाहे रंग में उनको रंग लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति थी। अब जीवन चक्र की विन्यासताओं को सही क्रम से लगा करके हम उनका वर्णन भी कर सकते हैं, जो हमने अध्ययन किया उनके बारे में। अब उसके पश्चात आगे आ रहा है अपना कोकून से रेशम तक। कोकून से रेशम तक, इस पेज पे अगला पेज अपना है। कोकून से हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में देखिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। क्या करते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के जो कीट होते हैं उनका हम पालन करते हैं। और ये कीट अधिकतर कहाँ, वो जो सहसूत के पेड़ होते हैं, सहसूत की पत्तियों को खाते हैं ये, और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, उनके कीटों को हम पालते हैं और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते। फाइबर कैसे कहते हैं? फाइबर होते हैं रेशे या तंतु, जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको कहते हैं फाइबर या तंतु। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जो भी मादा रेशम कीट है वो कितने अंडे देती है? एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। और अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच जाता है। और ये अंडे से क्या करते हैं? अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके और रेशम कीट जो पालक होते हैं उनको इन अंडों को बेच दिया जाता है। छोटे बच्चे अंडे होते हैं, इनको हम जो रेशम कीट का पालन करने वाले होते हैं उनको दे देते हैं। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। ये जो इनको जो खरीदते हैं, जो इनका पालन करने वाले हैं, पालक हैं, जो कीट पालन करते हैं, रेशम कीट पालन करते हैं, वो इन अंडों को कहाँ करते हैं? स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, उचित तापमान पर रखते हैं और आर्द्रता की जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर इन अंडों को रखा जाता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। एक ऐसा तापमान पर इनको गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। अंडे होते हैं, अंडे से क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं। तो एक इतने तापमान पर इनको रखा जाता है ताकि इनसे लार्वा निकल जाएं। तब किया जाता है जब सहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आ जाती है। जो सहतूत का वृक्ष होता है वहाँ पर नई पत्तियां आ जाती है, तब यह कार्य किया जाता है। और लार्वा जो लार्वा हैं कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। जो लार्वा और अंडों में से जो लार्वा निकले हैं वो क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आमाप कहते हैं आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो हमने गणित में पढ़ा है ना कि चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 प्रकार से, इनको कहते हैं डायमेंशन या आमाप कहते हैं साइज में। ये रेशम कीट रेशम की पत्तियों को खा कर बड़े हो जाते हैं। लार्वा की सहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। इनको कहाँ रखा जाता है? लार्वा को सहतूत की जो ताज़ी कटी पत्तियों के साथ कहाँ रखा जाता है? ताज़ी कटी पत्तियों के साथ इनको ताज़ी कटी पत्तियों के साथ ट्रे में, किसमें? बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। इसके पश्चात 20 से 25 दिनों के पश्चात इनमें से ये जो कैटरपिलर है वो अपना खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए ये बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। छात्रों, आज का अपना टॉपिक इतना ही है। अब इसके बाद इसको जो ये इनकी स्थिति बड़ी होती है, कोकून बनाते हैं, कोकून की पुष्पावस्था में, उसके बारे में हम कल अध्ययन कराएंगे। तब तक धन्यवाद।